वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। आज जो हम क्वेश्चन ले रहे हैं, आज का क्वेश्चन है एक्सप्लेन इन ब्रीफ मीनिंग ऑफ टर्म्स फाइनेंस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हमें फाइनेंस और फाइनेंशियल मैनेजमेंट को समझना है। फाइनेंस और फाइनेंशियल मैनेजमेंट देखें तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर जो वर्ड फाइनेंस आ रहा है वो फाइनेंशियल और फाइनेंस दोनों वर्ड एक ही हैं। दोनों को हम अलग अलग समझेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है द वर्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंपोजिशन ऑफ टू वर्ड फाइनेंशियल एंड मैनेजमेंट। अब जो फाइनेंस या फाइनेंशियल है उसका मीन्स होता है प्रोक्योरिंग और रेजिंग ऑफ द मनी सप्लाई, कि पैसे को इकट्ठा करना, फंड्स को इकट्ठा करना एंड एलोकेटिंग दोज रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ मॉनेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस। उस इकट्ठे किए गए पैसे को बिजनेस की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग हिस्से में डिवाइड करना, एलोकेट करना। तो यहाँ पे हमने फाइनेंस टर्म को समझा। दूसरा जो टर्म्स है वो क्या है, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट आपको पता है मैनेजमेंट इज़ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। मैनेजमेंट को हम अलग अलग डेफिनेशन के रूप में समझते हैं। कोई मैनेजमेंट को यूँ कहता है मैनेजमेंट इज़ इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, ठीक है ना। और कोई यूँ कहता है कि मैनेजमेंट मीन्स मैनेज रिसोर्सेज टैक्टफुली। तो यहाँ पे हम मैनेजमेंट की जो मीनिंग समझेंगे एज ए फंक्शन, मीनिंग जो मैनेजमेंट की मीनिंग है हम उसे यहाँ पे समझते हैं। तो आप देखेंगे कि मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या फंक्शन परफॉर्म होते हैं। प्लानिंग होती है, ऑर्गेनाइजिंग होती है, कोऑर्डिनेटिंग होती है, कंट्रोलिंग होती है ह्यूमन एक्टिविटीज़ का, ठीक है ना, विद रेफरेंस ऑफ फंक्शन ऑफ अचीविंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट इज गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर, थ्रू प्लानिंग, थ्रू ऑर्गेनाइजिंग, थ्रू कोऑर्डिनेटिंग, थ्रू कंट्रोलिंग of human activities with reference to the finance function of achieving ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। की ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए जो हम काम कर रहे हैं प्लानिंग के थ्रू, ऑर्गेनाइजिंग के थ्रू, कोऑर्डिनेटिंग के थ्रू, कंट्रोलिंग के थ्रू, तो वो क्या है, मैनेजमेंट है। अब यहाँ पे हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट को यदि हम समझें तो फाइनेंस और मैनेजमेंट इन दोनों को यदि हम एक साथ समझें तो हमारे सामने ये आएगा कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये है कि जो हमने फ़ंड रेज किया था और फंड को एलोकेट किया था उसका हम इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करें, और उसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करके क्या करें, हम जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव है उन्हें क्या करें, हम पूरा करें। तो यहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो हमारे सामने डेफिनेशन आती है वो क्या आती है, बिसाइड रेजिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स फाइनेंस ऑल्सो इंक्लूड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड टू शेयर होल्डर एंड रिटेंशन ऑफ प्रॉफिट फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कि हम खाली फंड को रेज करना और यूटिलाइजेशन की फॉर्म में नहीं समझते फाइनेंस को। फाइनेंस के अंदर जो अदर फॉर्म भी इंक्लूड होती हैं, जैसे कि आपको पता है कि जो हम प्रॉफिट अर्न करते हैं उसका हम डिस्ट्रीब्यूशंस करते हैं। उसके डिस्ट्रीब्यूशन किस फॉर्म में करते हैं, आपने देखा होगा, ट्रांसफ़र टू रिजर्व, डिविडेंड टू शेयर होल्डर, बोनस टू शेयर होल्डर। तो ये जो ट्रांसफ़र टू रिजर्व करते हैं इसको हम बोलते हैं रिटेंशन ऑफ प्रॉफिट, की प्रॉफिट्स को बिजनेस में रोकना। कितना प्रॉफिट हमें रोकना है, कितना प्रॉफिट हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, कितना हमें बोनस देना है, तो वो सारे डिसीजन हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर करते हैं। तो यहाँ पे हमने फाइनेंस और फाइनेंशियल मैनेजमेंट को समझा। अब हम समझते हैं कि जो मीनिंग और डेफिनेशन क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। इन्हीं इंट्रोडक्शन की टर्म्स को यूज़ करते हुए मीनिंग और डेफिनेशन को समझेंगे। जैसा कि फर्स्ट जो मीनिंग आ रही है क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट डील्स विद द प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड एंड देयर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन इन द बिजनेस। की पैसे को इकट्ठा करना और उसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करना फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर आता है, ये हमने पढ़ा था अभी। फाइनेंशियल मैनेजमेंट कंप्राइजेज द फोरकास्टिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग ऑफ ऑल एक्टिविटी रिलेटिंग टू एक्विजिशन एंड एप्लीकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ एन अंडरटेकिंग इन कीपिंग विद इट्स फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव। कि अपने फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि जो हमने फंड्स रेज किए हैं उन सबको हम अप्लाई कर रहे हैं, उनका एक्विजिशन कर रहे हैं। किस पर्पस के लिए, ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को पूरा कर सकें विद द हेल्प ऑफ फोरकास्टिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग। तो यहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट को हमने किस फॉर्म में समझा कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर क्या फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं। यहाँ पे इन्हीं दोनों डेफिनेशंस या मीनिंग से मिलते हुए आगे वाले दोनों पॉइंट हैं, जैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट एज ए एप्लीकेशन ऑफ जनरल मैनेजमेंट प्रिंसिपल टू द एरिया ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग। कि जब हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर जो फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग करते हैं तो उसके लिए हम क्या लेते हैं, जनरल मैनेजमेंट के प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, तो वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। तो ये जो मैंने मीनिंग आपको बता रही है वही बता रही है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो डिसीजन मेकिंग
में हेल्प करती है हमारी। अब हम बात करेंगे एक, यदि कोई कंप्लीट आपसे मीनिंग पूछी जाएगी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की मीनिंग है क्या, जिसमें सारी चीज़ें आ जाएं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमने डेफिनेशंस पहली और दूसरी पढ़ी थी उन दोनों को हम मिक्स कर देंगे। इन दोनों को यदि हम मिक्स करें तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट मीन्स प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग द फाइनेंशियल एक्टिविटीज सच एज प्रोक्योरमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड्स ऑफ एंटरप्राइजेस, है ना। इट मीन्स अप्लाइंग जनरल मैनेजमेंट प्रिंसिपल टू द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ द एंटरप्राइजेस। कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर हम जनरल मैनेजमेंट प्रिंसिपल को यूज़ करते हैं ताकि हम जो रिसोर्सेज हैं उनका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन कर सकें। और रिसोर्सेज को इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, रिसोर्सेज का क्या करना पड़ेगा, प्रोक्योरमेंट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग भी करनी होगी। तो यहाँ पर हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट की मीनिंग को समझा। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम लेते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की डेफिनेशन। मुझे लगता है कि आपको ये जो मीनिंग के पॉइंट से इससे कुछ हेल्प मिली होगी फाइनेंशियल मैनेजमेंट को समझने में। अब डेफिनेशन यदि हम लें तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जो हमारे पास डेफिनेशन है वो क्या है। पहली जो डेफिनेशन है, द टर्म्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट हैज़ बीन डिफाइंड बाय द सोलोमन। एक सोलोमन पर्सन थे, उन्होंने डिफाइन किया फाइनेंशियल मैनेजमेंट को। इट इज़ कंसर्न विद द एफिशिएंट यूज़ ऑफ ए इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक रिसोर्सेज नेमली कैपिटल फंड। ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं उनका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करना ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। दूसरा जो हॉरवर्ड एंड अपटन है, उन्होंने बोला है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट एज एन एप्लीकेशन ऑफ जनरल मैनेजमेंट प्रिंसिपल टू द एरिया ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग। कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर हम क्या करते हैं, हम फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग के लिए ये जनरल जो मैनेजर प्रिंसिपल है उनका एप्लीकेशन, उनको अप्लाई करते हैं। अब हमने देखा कि जो हमने डेफिनेशन पढ़ी है और जो हमने मीनिंग पढ़ी है वो आपस में कहीं ना कहीं मिलती हुई हैं। हमें पेपर में भी ऐसे ही करना है कि जो हम मीनिंग के अंदर जो पॉइंट्स लेंगे उन पॉइंट्स को हमें डेफिनेशन के अंदर भी रखना है। बस डेफिनेशन में ये रहेगा, वो जो आपकी मीनिंग्स रहेंगी उनको किसी पर्सन के नेम से हमें इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखना होगा। अब हम पढ़ेंगे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट किस किस एरिया में हमारी हेल्प करता है, जो हमने ऊपर सारा डिस्कशन किया है। तो फर्स्ट आता है कि रेजिंग या प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड। यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, रेजिंग और प्रोक्योरमेंट दोनों बातें एक ही। पैसा इकट्ठा करना को हम क्या कहते हैं, प्रोक्योरमेंट करना, उसको हम रेजिंग ऑफ फंड भी बोलते हैं। जैसे कि आपको पता है कि जो फंड्स होते हैं वो डिफरेंट सोर्स से हम क्या करते हैं, प्रोक्योर करते हैं, कलेक्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए वो प्रॉब्लमेबल है। प्रॉब्लमेबल क्यों है, क्योंकि डिफरेंट सोर्स में जो रिस्क रहती है, जो कॉस्ट रहती है, वो अलग अलग रहती है। तो यहाँ पे हमें इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना होगा फंड प्रोक्योर करते समय कि किस फंड की पर कितना % रिस्क है और क्या उसकी कॉस्ट है। अब यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है बेस्ड ऑन द टोटल प्रोक्योरमेंट ऑफ कैपिटल फंड फॉर यूज़ इन ए फिक्स असेट्स, करंट असेट्स एज वेल एज इंटेंजिबल असेट्स। तो जो भी हम फंड्स रेज करते हैं, जैसे कि हमने ऊपर भी पढ़ा था कि जो सिंस फंड्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट सोर्स से हम फंड लेंगे, है ना। देयरफॉर देयर प्रोक्योरमेंट इज ऑलवेज कंसिडर एज ए कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। ये भी हमने बोला कि डिफरेंट सोर्स से लेंगे तो कॉम्प्लेक्स रहेगा। तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना पड़ेगा, इन टर्म्स ऑफ रिस्क, इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, इन टर्म्स ऑफ कंट्रोल, हमें हर सोर्स को देखना होगा, डिफरेंट सोर्स को। अब हमें फंड को प्रोक्योर करते समय, रेज करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला क्या है, व्हेन टू रेज, कि हमें किस टाइम पर फंड को रेज करना है। आपने देखा होगा इंडिया की जो इकोनॉमी होती है वो एग्रीकल्चर पर बेस्ड होती है। इसमें किसी समय फंड्स क्या सरप्लस में रहते हैं और किसी समय किस में रहते हैं, डेफिसिट में। तो हमें देखना है कि फंड कब रेज करने। सोर्स फ्रॉम विच टू रेज। अब हम सोर्स ऑफ फंड के अंदर यदि हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट्स के पहले हमने कुछ पढ़ा है तो हमें पता है कि सोर्स रहते हैं, जैसे इंटरनल सोर्स, एक्सटर्नल सोर्स रहते हैं। तो इंटरनल सोर्स रहेंगे तो जैसे शेयर कैपिटल्स है तो हम इक्विटी शेयर से करेंगे या प्रेफरेंस शेयर से करेंगे। एक्सटर्नल सोर्स में डेट्स रहेगा कि हम डिवेंचर से करेंगे। ये सब चीज़ें हमें डिसाइड करनी पड़ेगी। सोर्स ऑफ फंड्स क्या रहेगा, हाउ मच, कि हमें कितना फंड चाहिए होगा, क्वांटिटी कितनी होगी फंड्स की, अमाउंट कितना होगा, इन विच फॉर्म से हमने पहले डिस्कस कर लिया कि डेट्स कितना होगा, इक्विटी कितना होगा, उसका रेशियो में लेना होगा। इससे पहले हमने बोला था जब डिफरेंट सोर्स ऑफ फंड्स रहते हैं उनकी हमें कॉस्ट भी देखनी पड़ती है, रिस्क भी देखनी पड़ती है। वो सब चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे, कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड्स। तो ये जो हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ा वो हमने ये पढ़ा है कि फाइनेंस के जो की एरिया हैं उसके अंदर पहला की एरिया क्या आता है, रेजिंग या प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड। अब हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड या इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, कि फंड्स का हम कैसे इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करते हैं। तो यहाँ पे आप देखें तो फंड का जो हम इफेक्टिव यूटिलाइजेशन कब करेंगे, जब फंड हमारे पास प्रॉपर टाइम के अंदर, प्रॉपर सोर्स से, प्रॉपर क्वांटिटी में, ठीक है ना, प्रॉपर फॉर्म में और
से कोस्ट में और परसेंटेज जो रिस्क रहेगा, जो हमने रिस्क फैक्टर रखा था उस पर जब हम फंड को क्या कर लेंगे, प्रोक्योर कर लेंगे, तो नेक्स्ट हमारा काम क्या रहेगा, उनका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करना। जैसे कि आपको बताया कि जो भी बिजनेस के अंदर पैसा हम इकट्ठा करते हैं उसको कहीं ना कहीं हम किसी फिक्स असेट्स के अंदर यूज़ में लेते हैं। फिक्स असेट्स के बारे में हम कैपिटल बस्टिंग के अंदर पढ़ते हैं कि विच काइंड्स ऑफ फिक्स असेट्स शुड बी एम्प्लॉयड इन द बिजनेस, की हमें बहुत सारे अल्टरनेटिव रहते हैं फिक्स असेट्स को परचेज करने के लिए। मान लीजिए मशीनरी है, तो मशीनरी XYZ में से कौन सी मशीनरी हमारे बिजनेस के लिए बेस्ट रहेगी, उसको हम इसके अंदर समझते हैं। तो ये फिक्स असेट्स हमें प्रोक्योर करनी है, तो इसमें हम कैपिटल बस्टिंग की हेल्प से क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं। फिर जैसे करंट असेट्स है, तो करंट असेट्स में आपने पढ़ा होगा कि मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, मैनेजमेंट ऑफ आपका रिसीवेबल है, इन्वेंट्री का मैनेजमेंट है। तो करंट असेट्स के अंदर हम इंक्लूड जिनको करते हैं, जैसे आपका डेटर्स हुआ, आपका रिसीवेबल रहा, इसके अलावा रिसीवेबल का मतलब है डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल होते हैं। तो जैसे आपका क्रेडिटर रहा, फिर आपके पेबल रहे, इन्वेंट्री रहे, तो कहीं ना कहीं जो करंट असेट्स हैं उनको हम किसके बेसिस पर, ये जो आपके चैप्टर से मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल रहा, आपका मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री रहा, इन्वेंट्री कंट्रोल जिसको हम बोलते हैं, तो इन टेक्निक से हेल्प से क्या करते हैं, हम इनका वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट करते हैं। तो जो करंट असेट्स का जो हम बोलते हैं, करंट असेट्स को हम आगे वाले चैप्टरों के अंदर हम पढ़ेंगे, करंट असेट्स एंड करंट असेट्स एंड लायबिलिटीज पॉलिसी, करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटीज पॉलिसी, जिसको वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट पॉलिसी भी हम बोलते हैं। वहाँ पे हम आने वाले चैप्टर्स के अंदर ये देखेंगे कि कैसे हम रिसीवेबल का मैनेजमेंट करते हैं। अब ये जो हम डिसीजन करते हैं जो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट या करंट असेट्स करंट लायबिलिटीज़ का, इसके अंदर हम ये देखते हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी और लिक्विडिटी का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, कि प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगी, लिक्विडिटी इंक्रीज होगी और आपकी डिक्रीज़ होगी। इसका हमें किससे पता लगता है, जैसे मान लीजिए वर्किंग कैपिटल है, वर्किंग कैपिटल हमारे बिजनेस के अंदर कम है, तो लिक्विडिटी हमारे बिजनेस के अंदर कम है, तो हमें वर्किंग कैपिटल को कहीं ना कहीं बढ़ाना होगा। और जब वर्किंग कैपिटल कम होगी तो आपको पता है कि हम बिजनेस के अंदर पैसा भी कम लगा पाएंगे, तो हमारे प्रॉफिट्स भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, तो प्रॉफिटेबिलिटी भी कम हो जाती है। तो दूसरा जो हमने पढ़ा था कि जो हम इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स कर रहे हैं या इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स कर रहे हैं, तो उसके लिए हम फिक्स असेट्स के लिए तो कैपिटल बस्टिंग डिसीजन लेंगे और करंट असेट्स के लिए वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट लेंगे। अब हम देखेंगे कि जो आपका प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड हो गया था, फिर आपका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड हो गया था, तो हमने 3 एरिया पढ़े थे। 3 की एरिया ऑफ फाइनेंस क्या थे, रेजिंग फंड या प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड, दूसरा था इन्वेस्टमेंट फंड ऑफ इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, फिर हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स का मतलब ये हुआ कि जो भी हमने प्रॉफिट बिजनेस के अंदर अर्न किए उन प्रॉफिट को कहीं ना कहीं हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो डिस्ट्रीब्यूट हम कैसे करते हैं, देखो सबसे पहले हमें अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का पता लगाना है कि ट्रांसफर टू रिजर्व कितना होगा, ठीक है ना। ट्रांसफर टू रिजर्व के बाद हम देखेंगे कि डिविडेंड टू शेयर होल्डर कितना होगा, वो हम कैसे देखेंगे, आपको पता ही है जो प्रेफरेंस शेयर रहते हैं उन पर तो डिविडेंड एडवांस में डिसाइड हो जाता है, लेकिन जो इक्विटी शेयर रहते हैं उस पर डिविडेंड कब मिलता है, लिक्विडेशन या फिर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पूरा करने के बाद जब हम डिवेंचर और प्रेफरेंस शेयर का पेमेंट कर देते हैं, डिवेंचर को इंटरेस्ट को और प्रेफरेंस शेयर को प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड को, तो इक्विटी शेयर का नंबर आता है, तो वो हम डिविडेंड पॉलिसी के अंदर पढ़ेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स के अंदर हम ये देख रहे हैं कि हमारी डिविडेंड पॉलिसी क्या रहेगी, हमारे शेयर्स के प्राइस क्या रहेंगे, ठीक है ना। शेयर के प्राइस हम किसके अंदर पढ़ते हैं, वैल्यूएशन ऑफ शेयर के अंदर पढ़ते हैं। ये वाले जो चैप्टर है ये हमें हेल्प करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स को समझने में। तो इस क्वेश्चन को हमने यहाँ पे पूरा किया कि फाइनेंस क्या है और जो आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो क्या है। बस आपको ध्यान रखना है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर आपको तीनों की एरिया को यहाँ पे एक्सप्लेन करके आना है। अब हम देखेंगे जो हमारा आगे वाला जो क्वेश्चन है वो क्या है, ठीक है ना, कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का स्कोप और ऑब्जेक्टिव क्या है। देखो फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का स्कोप का मतलब है, जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के 3 की एरिया है, तो 3 की एरिया के अंदर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के क्या क्या फंक्शंस होंगे उनको हमने यहाँ पे डिसाइड किया था। कुछ हमने मेन फंक्शन यहाँ पे पढ़े थे, अब हम यहाँ पे डिटेल फंक्शंस को लेते हैं। डिटेल फंक्शन के अंदर देखिए क्या है, यहाँ पर हमने लिखा है स्कोप एलिमेंट या फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो सबसे पहले यहाँ पे आ रहा है फाइनेंशियल डिसीजन। फाइनेंशियल डिसीजन का मतलब ये हुआ कि हमारा सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या रहेगा, जैसा कि हमें बताया था कि जो डिफरेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस रहते हैं उस पर रिस्क का परसेंटेज, उसका कॉस्ट का परसेंटेज सब अलग अलग रहता है। तो इसके लिए हमें सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग के चैप्टर को समझना होगा कि सोर्स ऑफ फाइनेंस के अंदर जैसे आपका इंटरनल सोर्स है, एक्सटर्नल सोर्स है। इंटरनल के अंदर डेट्स, इक्विटी, आपका इंटरनल के अंदर इक्विटी शेयर्स के अंदर इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, एक्सटर्नल के अंदर डेट्स आता है। तो ये जो हम सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग को समझेंगे, उसकी कॉस्ट को समझेंगे। फिर क्या है कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर, कि हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर हम ये देखते हैं कि जो
हमने डिफरेंट सोर्स को लिया है तो हर सोर्स की जो कॉस्ट है वो क्या है, मतलब पर्टिकुलर मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमने डेट्स को लिया, इक्विटी को लिया, तो डेट्स पर हमें कितना परसेंट पे करना पड़ रहा है, इक्विटी पर हमें कितना परसेंट पे करना पड़ना है टोटल कैपिटल का, तो वो हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर पढ़ेंगे। इन दोनों को हम फाइनेंशियल डिसीजन मानते हैं। फिर है नेक्स्ट डिटर्मिनेशन ऑफ कैपिटल कंपोजिशन। ये जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है इसी को ही हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ कैपिटल कंपोजिशन। आपको ये ध्यान रखना है कि जो कैपिटल कंपोजिशन होता है उसके अंदर डेट्स इक्विटी रेशियो को हमें फॉलो करना पड़ता है। तो डिटर्मिनेशन ऑफ कैपिटल कंपोजिशन के अंदर हम ये समझेंगे कि डेट्स इक्विटी का रेशियो क्या रहेगा। फिर हम आगे देखेंगे कि चॉइस ऑफ सोर्स ऑफ फंड्स। चॉइस ऑफ सोर्स ऑफ फंड्स का मतलब ये हुआ, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग के अंदर हमें देखना पड़ेगा कि हम पैसा किससे रेज करना चाहते हैं, इशू ऑफ शेयर से या इशू ऑफ डिबेंचर से या फिर लोन फ्रॉम बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। ऐसे ही हम ये देखेंगे कि पब्लिक डिपॉजिट्स की फॉर्म में हम पैसा रेज करना चाह रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें सोर्स या चॉइस देखनी पड़ेगी, जो फंड का सोर्स रहेगा उसकी क्या हमें उसकी फॉर्म रखनी पड़ेगी। उसको हम चॉइस ऑफ सोर्स ऑफ फंड्स कहते हैं कि पैसा शेयर से लेना है, डिबेंचर से लेना है, तो कहीं ना कहीं ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल से रिलेटेड है। फिर है इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स। इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो फंड हम प्रोक्योर करते हैं उसका जब हम इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करते हैं तो हम करंट असेट्स की फॉर्म में हम वर्किंग कैपिटल वाले चैप्टर को पढ़ते हैं। ऐसे ही हमें यदि फिक्स असेट्स में पैसा लगाना है तो कहीं ना कहीं हमें कैपिटल बस्टिंग वाले चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा। कैपिटल बस्टिंग के अंदर हम ये देखेंगे इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स के अंदर कि किसी फिक्स असेट्स के अंदर हम जब पैसा लगाते हैं तो हमें किस तरीके से पैसे का डिवाइडेशन करना होता है। अब हम बढ़ते हैं इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स के बाद जो नेक्स्ट आता है अपना वो क्या आता है, डिस्पोजल ऑफ सरप्लस। डिस्पोजल ऑफ सरप्लस का मतलब ये है कि जो हमने प्रॉफिट रेज किया था, बार बार हमने बोला है कि जो भी हम पैसा बिजनेस के अंदर पैसा हमें प्रॉफिट्स होता है उस प्रॉफिट को हम डिवाइड करते हैं। पहला ट्रांसफ़र टू रिजर्व, दूसरा क्या डिविडेंड टू शेयर होल्डर और तीसरा क्या आपका बोनस टू शेयर होल्डर। तो यहाँ पे हमें देखना है डिस्पोजल का मतलब ये हुआ एप्रोप्रिएशन ऑफ सरप्लस की जो पैसा हमने बिजनेस के अंदर क्या किया है, अर्न किया है, उसको हम कहाँ कहाँ डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहला आता है पॉइंट डिविडेंड डिक्लेरेशन कि इसके अंदर हम डिविडेंड टू शेयर होल्डर का डिसाइड करते हैं डिविडेंड पॉलिसी की हेल्प से। डिविडेंड पॉलिसी जो हमें इक्विटी शेयर पर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताती है जो सबसे लास्ट में जिनको डिविडेंड मिलता है। इससे पहले हम इक्विटी शेयर्स से पहले हम किसको डिविडेंड देते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड देते हैं। फिर है रिटेन प्रॉफिट्स। रिटेन प्रॉफिट्स का जो चैप्टर है वो अपना कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर जब हम पढ़ेंगे कॉस्ट ऑफ डिवेंचर, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर, तो उसमें जो फोर्थ आता है वो क्या आता है, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। तो कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग जो है हमें वहाँ पे समझ में आएगा कि रिटेन अर्निंग पर कॉस्ट कितनी हम बियर करेंगे। फिर है मैनेजमेंट ऑफ कैश। मैनेजमेंट ऑफ कैश का मतलब ये हुआ कि जो हम फंड रेज करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें उसका कुछ प्रोपोर्शन बिजनेस के अंदर रखना होगा कैश की फॉर्म में। तो कितना हमें डेली कैश रखना होगा, कितना वीकली रखना होगा, वो हम कैश बजट की हेल्प से क्या करते हैं, मैनेजमेंट ऑफ कैश के अंदर पढ़ते हैं। इसके अंदर जो हम कैश बजट बनाते हैं उसका ध्यान रखिएगा, कैश बजट जो होता है एक साल के किसी हिस्से के लिए बनाया जाता है। मान लीजिए किसी हिस्से मतलब ये वो वीक हो सकता है, वो मंथ हो सकता है, वो 3 मंथ हो सकता है, वो 6 मंथ हो सकता है। तो मैक्सिमम ऑफ जो मैनेजमेंट ऑफ कैश करते हैं वो हम 1 ईयर के लिए करते हैं। और यदि हमें 1 ईयर से ज़्यादा के लिए मैनेजमेंट करना है तो हमें वहाँ पे फाइनेंशियल बजट बनाना होगा। तो मैनेजमेंट ऑफ कैश हम किसकी हेल्प से करते हैं, कैश बजट की हेल्प से करते हैं। फिर आता है अपना फाइनेंशियल कंट्रोल। फाइनेंशियल कंट्रोल का मतलब ये हुआ कि जो हम फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं कहीं ना कहीं वहाँ पे रेशियो एनालिसिस, फंड फ्लो एनालिसिस, कैश फ्लो एनालिसिस, आपका CVP एनालिसिस। तो ये जो फाइनेंशियल कंट्रोल की टेक्निक है ये हमें यहाँ पे हेल्प करती है कि टेक्निक क्या होगी फंड रेज करने की। तो हमने यहाँ पे इस वीडियो के अंदर हमने जो पढ़ा है वो हमने ये पढ़ा है कि जो आपके फंक्शन या स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट होंगे वो क्या हैं। तो इन फंक्शंस को हम आगे आने वाली वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।